राजीव जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि सैकड़ों करोड़ रुपए का खर्च करके इस देश ने साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे विभागों का गठन किया है और उन वो जो एजेंसीज हैं हमारी काम कर रही हैं। अब उसमें से एक जो बहुत बड़ी एजेंसी है वो है नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन सेंटर, जिसको कि एनसीईआईपीसी कहा जाता है। और एक हमारी जो टीम है जिसका नाम है भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया टीम, जिसको कि सर्ट इन कहा जाता है। ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं या दोनों सरकारी जो हमारी एजेंसीज हैं, इनका काम मूल रूप से इसी तरह के जो साइबर अटैक्स हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे, उनके पोर्टल्स पे, उनकी जो बैंकिंग सिस्टम है, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सिस्टम है, उसके ऊपर जो साइबर अटैक होते हैं, उनके बारे में लगातार जानकारी हासिल करते रहना, उसका विश्लेषण करते रहना और जिनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उन्हें आगाह करना और उन हमलों को रोकना, ये सारा काम इन दो एजेंसियों का है। मजेदार बात यह है कि इन दोनों एजेंसियों की तरफ से इस हमले के बारे में कोई जानकारी नहीं आती। नंबर दो, जब ये जानकारियां सामने आ गई तब भी इनके लोगों के मुंह में बिल्ली ने बच्चे जन्म दिए हैं, ऐसा महसूस होता है। और ये लोग शांत बैठे हुए हैं। क्यों? किसके दबाव में, किसके इशारे पर, ये सब लोग जानते समझते हैं और देखते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मसले का जो राजनीतिक पहलू है वो यही है कि ये बार बार हर जगह पर ये चीज अब स्थापित की जाती है कि गुजरात ही वो जगह है जो कि राष्ट्र को अब आगे लेकर के जाएगा। गुजरात ही वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा समझदार और उद्यमी लोग रहते हैं। ये सब चीजें अब धीरे धीरे जो है पूरी दुनिया में स्थापित करने के प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। वरना ठाणे पुलिस जो है उसने ये अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन सबसे पहले क्यों आई? क्योंकि उनकी ही वेबसाइट जो है वो हैक हुई थी। उसको तो तुरंत रिपेयर कर लिया और उसके बाद में उन लोगों ने अपने काम शुरू कर दिया, लेकिन ये शांत बैठ गए। उसका सबसे बड़ा कारण ये भी था कि पिछले एक जो महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल चल रही थी और पुलिस अधिकारी भी जो है वो बड़े डरे सहमे से देख रहे थे कि क्या होने वाला, महाराष्ट्र की सरकार के क्या ऊंट कर किस करवट बैठेगा। और अंततः वही हुआ जिसका सबको डर था। ये जो एनडीए गवर्नमेंट है वो गिरी और नई सरकार जो है वो आ गई। और जिस दिन ये एनडीए की सरकार गई है, उद्धव ठाकरे ने रिजिग्नेशन किया है, उसका 2 दिन बाद ही मुंबई पुलिस के कमिश्नर संजय पांडे जो है उन वो रिटायर हो गए और उसके दूसरे या तीसरे दिन से ही उनके ऊपर ईडी का हमला शुरू हो गया। और आज ही मतलब ये खबर भी सामने आ गई है कि सीबीआई ने उनके खिलाफ जो है एक मामला दर्ज कर लिया है। तो ये जो पूरा का पूरा माहौल है वो अब राजनीतिक तौर पे तो आपको साफ नजर आ ही रहा है। मुंबई में महानगर पालिका के चुनाव हैं। हजारों करोड़ रुपए के सालाना टर्नओवर वाला देश का एकमात्र ऐसा नगर महानगर पालिका है जिसका बजट जो है वो एक छोटे राज्य के बराबर का बजट होता है। और उस पर पिछले 3-4 टर्म से शिवसेना काबिज है और उसको हथियाने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज हैं वो बड़े लंबे समय से कोशिशें कर रहे हैं। और इस बार तो वो कोशिशें बहुत ही तेजी से उफान पर दिखाई दे रही हैं। तो ये जो पूरा का पूरा मसला आपको दिखाई दे रहा है नुपुर शर्मा वाला, उसमें सिर्फ गुजरात चुनाव जीतना नहीं, मुंबई का जो महानगर पालिका का चुनाव है उसकी भी जीत और हार तय होती है। अब मैं आपको एक बहुत ही सामान्य सी चीज बताता हूं कि जिस मुद्दे को लेकर के ये पूरा मसला खड़ा हुआ है, एक तरफ पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम के ऊपर कीचड़ उछालते हुए कुछ भी बात कह देने से और एक समुदाय विशेष, एक जाति या धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करने की बात आती है। और दूसरी तरफ जो है मणि मेकलाई, लीना मणि मेकलाई जो है अपनी फिल्म के पोस्टर में माँ काली को जिस तरीके से दिखाती हैं, उसको लेकर के पूरे देश भर में रोष फैल जाता है। उनके खिलाफ जो है जगह जगह पुलिस थानों में मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। और कुछ लोगों के द्वारा सिगरेट पीते हुए जो कि शिव के या पार्वती की वेशभूषा में हैं, उनको वो दूसरी एक फोटो में दिखा देती हैं और उससे रोष और बढ़ जाता है।
एक तरफ लीना मेघलाई को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है, उनके खिलाफ की मांग की जा रही है। तो जब हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं जो हैं वो आहत होने का मुद्दा आता है, तो क्यों नहीं फिर मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मुद्दे पर उसी तरह की कार्रवाई की जाती है। मामला बहुत साफ है कि हम कहें सो कायदा वाली प्रोसेस चल रही है। और ये जो साइबर अटैक्स हो रहे हैं, और इन इन चीजों को अगर आप देखने के लिए जाएंगे, तो मैं आपको 6 साल पहले जो एडवर्ड स्नोडेन, जो कि साइबर की दुनिया के सबसे बड़े एक्टिविस्ट माने जाते हैं पूरी दुनिया के, उन्होंने एक आंकड़ा दिया था कि तकरीबन 6.5 अरब सूचनाएं सिर्फ हिंदुस्तानियों की जो साइबर वर्ल्ड पे अवेलेबल हैकर्स ने अब तक मुहैया करवा दी हैं सारी दुनिया को, जो कि साइबर अटैक का एक बहुत ही हाल समस्या है। मैं जब ज्योग्राफी में पढ़ रहा था, एमए कर रहा था, तब हमारे प्रोफेसर साहिबान कहा करते थे कि अगला जो विश्व युद्ध लड़ा जाएगा, वो अगला विश्व युद्ध शुद्ध पेयजल के लिए लड़ा जाएगा, यानी पानी के लिए अगला विश्व युद्ध होगा। उस वक्त हमारे प्रोफेसरान 88-89 में ये बात कहा करते थे। लेकिन आज मैं आपको ये कह सकता हूं कि अगला विश्व युद्ध जो लड़ा जाएगा वो डाटा के लिए लड़ा जाएगा, सूचनाओं और आंकड़ों के लिए अगला विश्व युद्ध होगा। और यही चीज जो है इस वक्त यूक्रेन और रशिया के बीच भी दिखाई दे रही है। यूक्रेन के जो साइबर अटैकर्स हैं, उन लोगों ने रशिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, उनके इलेक्ट्रिक सप्लाई पावर प्लांट्स, उनके अलावा उनके हॉस्पिटल्स, उनके जो आर्मी हेडक्वार्टर्स की कंप्यूटर्स एंड उनकी प्रणालियां हैं उनके ऊपर, उनकी जो मिसाइल प्रणालियां हैं उनके ऊपर, सबके ऊपर उन्होंने साइबर अटैक्स किए हैं और उनको कंट्रोल में लेने की या उनको मिसफायर करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ रशियन आर्मी ने भी यूक्रेन के जो है सिस्टम्स के ऊपर उसी तरीके से हमले किए हैं। तो ये जो खतरा है ये बहुत बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और हम हिंदुस्तानियों की समस्या ये है कि हम छोटी मोटी कंपनियों के जो एंटीवायरस होते हैं, जो 500-700 हजार रुपए में उपलब्ध होते हैं सहज ही, वो अपने कंप्यूटरों में लगा करके सोचते हैं, हमारे कारपोरेट हाउसेस और हमारे जो सरकार में बैठे हुए विभिन्न डिपार्टमेंट के जो दिग्गज हैं, अफसरान हैं, कि हमने अपना प्रोटेक्शन कर लिया है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। हिंदुस्तान जो है साइबर अटैक्स को झेलने के लिए अभी भी अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर पाया है, और ये बहुत ही चिंता का विषय है। राजीव जी। जी बिल्कुल, बहुत जानकारी परक बातें आप यहाँ रख रहे हैं। और 6.5 अरब सूचनाओं का लीक होना, यानी भारत की सूचनाएं, हम आप जैसे लोगों की सूचनाएं अगर यहाँ से कहीं और चली गई हों, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ें जो हैं हम खो चुके हैं। बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें